नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में कुछ नाम ऐसे क्यों होते हैं जो कभी नहीं मरते? वो नाम जो हजारों साल बाद भी किताबों में, कहानियों में और हमारी अपनी भाषा में जिंदा रहते हैं। आज हम एक ऐसे ही नाम की कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा, प्रतिभा, विजय और यहां तक कि धोखे का भी प्रतीक बन गया। वो नाम है जूलियस सीजर। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जो रोम के एक कुलीन लेकिन बहुत शक्तिशाली नहीं परिवार में पैदा हुआ, लेकिन जिसके सपनों की कोई सीमा नहीं थी। ये कहानी है एक ऐसे राजनेता की जिसने अपनी चतुराई और अपने करिश्मे से रोम की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एक ऐसे सेनापति की जिसकी सैन्य प्रतिभा के आगे दुनिया की कोई सारी सेनाएं टिक नहीं पाईं। और यह कहानी है एक ऐसे तानाशाह की जिसकी अधिक होती हुई शक्ति से डरकर उसी के दोस्तों ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। जूलियस सीजर की जिंदगी हमें सिखाती है कि महानता की कीमत क्या होती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक अकेला इंसान अपने अटूट संकल्प के बल पर एक 500 साल पुराने गणतंत्र को खत्म करके दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य की नींव रख सकता है। यह हमें नेतृत्व, रणनीति और इंसानी स्वभाव के बारे में वो सबक सिखाती है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। क्या आप तैयार हैं उस महान रोमन की अविश्वसनीय और नाटकीय जीवन यात्रा पर निकलने के लिए, जिसका नाम आज भी सम्राट का पर्याय है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1। जब रोम जल रहा था, एक नायक का उदय। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक 100 ईसा पूर्व में, रोम शहर में, जो उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली गणतंत्र था। लेकिन यह एक बेचैन गणतंत्र था। एक ऐसा गणतंत्र जो अंदर ही अंदर गृह युद्धों, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा की आग में जल रहा था। पुराने कुलीन वर्ग और आम जनता के प्रतिनिधियों के बीच सत्ता के लिए एक खूनी संघर्ष चल रहा था। इसी उथल पुथल के माहौल में एक बहुत ही पुराने और प्रतिष्ठित, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा अमीर या प्रभावशाली नहीं, जूलियन खानदान में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया गैस जूलियस सीजर। उनका परिवार यह दावा करता था कि वे सीधे प्रेम और सौंदर्य की देवी वीनस के वंशज हैं। शायद यही कारण था कि सीजर के अंदर बचपन से ही यह विश्वास था कि वो किसी साधारण काम के लिए नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही महान करने के लिए पैदा हुआ है। सीजर का बचपन और उसकी जवानी बहुत ही खतरनाक समय में बीती। उसने अपनी आंखों से रोम की सड़कों पर खून बहते हुए देखा। उसने देखा कि कैसे राजनेता अपने विरोधियों को बेरहमी से मरवा रहे थे। उस समय रोम पर सुल्ला नाम के एक क्रूर तानाशाह का शासन था। सीजर का परिवार सुल्ला के राजनीतिक दुश्मनों का रिश्तेदार था, इसलिए सुल्ला की नजर हमेशा सीजर पर रहती थी। सुल्ला ने युवा सीजर को आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी कॉर्नेलिया को तलाक दे दे, क्योंकि वो उसके एक दुश्मन की बेटी थी। ये एक ऐसा आदेश था जिसे कोई भी टालने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन सीजर, जो उस समय सिर्फ एक किशोर था, ने साफ इनकार कर दिया। ये उसकी असाधारण हिम्मत और उसके स्वतंत्र स्वभाव का पहला परिचय था। इस अवज्ञा के कारण उसे अपनी जान बचाने के लिए रोम से भागना हुआ। उसने अपनी जवानी के कई साल इधर उधर छिपकर एक भगोरे की तरह बिताए। इसी भगोड़े जीवन के दौरान एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना घटी, जिसने सीजर के चरित्र की एक अद्भुत झलक दुनिया को दिखाई। जब वो नाव से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो उसे समुद्री डाकुओं ने पकड़ लिया। डाकुओं ने उसकी रिहाई के लिए फिरौती की एक रकम तय की। जब सीजर ने वो रकम सुनी, तो वो हंसने लगा। उसने डाकुओं से कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने किसे पकड़ा है? तुम मेरे लिए इतनी कम रकम मांग रहे हो। तुम्हें कम से कम दोगुनी रकम मांगनी चाहिए। डाकू हैरान रह गए। उन्होंने आज तक ऐसा कैदी नहीं देखा था जो अपनी ही फिरौती अधिक करने की बात कर रहा हो। सीजर उन डाकुओं के साथ एक कैदी की तरह नहीं, बल्कि उनके लीडर की तरह रहने लगा। वो उनके साथ हंसी मजाक करता, खेलता, और जब वे शोर मचाते तो उन्हें चुप रहने का आदेश देता। वो उन्हें कविताएं और भाषण सुनाता, और जब वे उसकी तारीफ नहीं करते तो उन्हें जंगली और गंवार कहकर डांटता। और वो उनसे बार बार एक मजाक की तरह यह कहता रहा, जिस दिन मैं आजाद हो गया, मैं तुम सबको पकड़कर सूली पर बैठा दूंगा। डाकू उसकी इन बातों पर हंसते थे। उन्हें क्या पता था कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा है। जैसे ही उसकी फिरौती की रकम चुकाई गई और वो आजाद हुआ, सीजर ने तुरंत कुछ जहाज इकट्ठे किए, उन डाकुओं के अड्डे पर हमला किया, उन्हें पकड़ा
और ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। उसने उन सबको सूली पर बैठा दिया। यह घटना हमें उस सीजर से मिलवाती है जो दुनिया पर राज करने वाला था। एक ऐसा इंसान जो साहसी था, जो खतरों से खेलना पसंद करता था, जो अपमान को कभी नहीं भूलता था और जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब सुल्ला की मृत्यु के बाद रोम के हालात कुछ सुधरे तो सीजर वापस लौट आया। अब वो एक युवा, महत्वाकांक्षी और करिश्माई नेता था जिसकी नजरें रोम की सत्ता के शिखर पर थीं। लेकिन उस शिखर तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, एक बहुत ही लंबी और कठिन राजनीतिक पायदान जिसे कर्सस होनोरम कहा जाता था। सीजर ने इस पायदान पर अपना पहला कदम रख दिया था, लेकिन क्या वो अपनी चतुराई और अपनी लोकप्रियता के दम पर रोम के शक्तिशाली और स्थापित नेताओं को चुनौती दे पाएगा, या फिर वो भी रोम की क्रूर राजनीति में एक और गुमनाम चेहरा बनकर रह जाएगा? चैप्टर नंबर 2, सत्ता की पायदान। रोम की राजनीति का प्लेयर। रोम वापस लौटने के बाद जूलियस सीजर ने यह समझ लिया था कि अगर उसे सत्ता के शिखर तक पहुंचना है तो उसे रोम के लोगों का दिल जीतना होगा, और उसने यही किया। सीजर एक बहुत ही प्रतिभाशाली वक्ता था। जब वो बोलता था तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनते थे। उसने अपनी इस कला का इस्तेमाल अदालतों में एक वकील के रूप में किया, जहां वो अक्सर भ्रष्ट गवर्नरों के खिलाफ आम लोगों के लिए मुकदमे लड़ता था। इससे उसे गरीबों और आम जनता के एक रक्षक के रूप में प्रसिद्धि मिली। लेकिन सीजर जानता था कि सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा। रोम की जनता को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका था उनका मनोरंजन करना। रोमन राजनीति में कर्सस होनोरम यानी सम्मान का मार्ग एक पारंपरिक रास्ता था जिस पर चलकर कोई भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति सत्ता के अलग अलग पदों तक पहुंच सकता था। इसी रास्ते पर चलते हुए सीजर एडील के पद के लिए चुना गया। एडील का काम होता था शहर की इमारतों का रखरखाव करना और सार्वजनिक खेलों का आयोजन करना। सीजर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने अपनी सारी संपत्ति और उससे भी कहीं ज्यादा कर्ज लेकर रोम के इतिहास के सबसे भव्य और सबसे शानदार खेलों का आयोजन किया। उसने ग्लेडिएटरों की लड़ाइयां करवाईं, जंगली जानवरों के शिकार का आयोजन किया और पूरे शहर को ऐसे सजाया जैसे कोई त्योहार हो। रोम की जनता खुशी से पागल हो गई। उन्होंने आज तक ऐसा शानदार मनोरंजन नहीं देखा था। सीजर रातों रात उनका हीरो बन गया। लेकिन इस लोकप्रियता की एक बहुत बड़ी कीमत थी। सीजर पर बेहिसाब कर्ज हो गया था। उसके दुश्मनों को लगा कि वो अपनी ही फिजूल खर्ची के बोझ तले दबकर खत्म हो जाएगा। लेकिन वे सीजर के असली इरादों को नहीं समझ पाए। सीजर जानता था कि यह कर्ज एक निवेश है, एक ऐसा निवेश जो उसे भविष्य में सत्ता दिलाएगा। उसकी अगली और सबसे साहसिक चाल थी पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस यानी रोम के मुख्य महापुरोहित के पद के लिए चुनाव लड़ना। यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित और शक्तिशाली पद था जो जीवन भर के लिए मिलता था। यह रोम के पूरे धार्मिक जीवन का नियंत्रक होता था। इस पद के लिए रोम के दो सबसे शक्तिशाली और सम्मानित नेता भी चुनाव लड़ रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सीजर जैसा एक युवा, कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति उनके सामने टिक पाएगा। लेकिन सीजर ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने और भी ज्यादा कर्ज लिया और उसे चुनाव प्रचार में पानी की तरह बहा दिया। कहा जाता है कि जिस दिन चुनाव था, उस दिन जब वो अपने घर से निकल रहा था तो उसकी मां ने उसे रोते हुए विदा किया। तब सीजर ने अपनी मां से कहा, आज मैं या तो पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस बनकर लौटूंगा या फिर कभी नहीं लौटूंगा। और वो जीता। ये एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली जीत थी। इसने सीजर को रोम के सबसे शक्तिशाली लोगों की कतार में ला खड़ा किया। सीजर की यह शुरुआती सफलता हमें उसके चरित्र और उसकी रणनीति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाला था। वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने से नहीं डरता था। वो जानता था कि जनता की शक्ति क्या होती है और उसे अपनी तरफ कैसे करना है। वो लोकप्रिय था, लेकिन वो सिर्फ एक लोकलुभावन नेता नहीं था। वो बहुत ही चतुर और धैर्यवान भी था। वो जानता था कि सही मौके का इंतजार कैसे किया जाता है। लेकिन वो यह भी जानता था कि रोम की सीनेट, जो कि पुराने अमीर और रूढ़िवादी कुलीन वर्गों का गढ़ थी, वो उसे कभी भी आसानी से सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंचने देगी। वे उसे एक खतरनाक, महत्वाकांक्षी और गैर जिम्मेदार युवक के रूप में देखते थे। सीजर को यह एहसास हो गया था कि अगर उसे सीनेट की इस दीवार को तोड़ना है तो उसे अकेले लड़ने से काम नहीं चलेगा। उसे दोस्त बनाने होंगे, शक्तिशाली दोस्त। और उसने यही किया। उसने एक ऐसा गुप्त गठबंधन बनाया
जैसा रोम ने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसा गठबंधन जो रोम के गणतंत्र के ताबूत में पहली कील साबित होने वाला था। चैप्टर नंबर 3, तीन सिर वाला राक्षस, पहले ट्रायम्विरेट का गठन। जूलियस सीजर अब रोम की राजनीति में एक उभरता हुआ सितारा तो था, लेकिन वो जानता था कि वो अकेला सीनेट के शक्तिशाली रूढ़िवादी गुट का मुकाबला नहीं कर सकता, जिसका नेता था काटो द यंगर जैसा कट्टरपंथी। सीजर को सहयोगियों की जरूरत थी, ऐसे सहयोगी जिनके पास वो चीजें हों जो उसके पास नहीं थी, और उसे वो सहयोगी मिले रोम के दो सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में। पहला व्यक्ति था ग्नियस पोम्पी, जिसे पोम्पी द ग्रेट के नाम से जाना जाता था। पोम्पी उस समय रोम का सबसे महान और सबसे प्रसिद्ध सेनापति था। उसने कोई सारी लड़ाइयां जीती थीं और वो सेना के बीच बहुत लोकप्रिय था। उसके पास सैन्य शक्ति थी। दूसरा व्यक्ति था मार्कस लिसिनियस क्रासस। क्रासस रोम का सबसे अमीर आदमी था। कहा जाता था कि वो इतना अमीर था कि वो अपनी खुद की सेना खड़ी कर सकता था। उसके पास धन की शक्ति थी। पोम्पी और क्रासस दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते थे और एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन उस समय वे दोनों ही सीनेट से नाराज थे। पोम्पी पूरब में अपनी जीती हुई जमीनों को व्यवस्थित करना चाहता था और अपने सैनिकों को जमीन देना चाहता था, लेकिन सीनेट उसकी मांगों को टाल रही थी। क्रासस अपने टैक्स वसूलने वाले सहयोगियों के लिए कुछ रियायतें चाहता था, जिसे सीनेट मना कर रही थी। सीजर ने इस स्थिति में एक शानदार मौका देखा। उसने अपनी असाधारण राजनीतिक कुशलता का इस्तेमाल करके इन दोनों पुराने दुश्मनों को एक साथ लाने का काम किया। उसने उन दोनों को यह समझाया कि अगर वे अलग अलग लड़ते रहे तो सीनेट उन्हें हमेशा नजरअंदाज करती रहेगी, लेकिन अगर वे तीनों एक साथ आ जाएं, अपनी अपनी शक्तियों को मिला लें, तो रोम में कोई भी ताकत उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। और इस तरह 60 ईसा पूर्व में इतिहास के सबसे प्रसिद्ध गुप्त गठबंधनों में से एक का जन्म हुआ, जिसे पहला ट्रायम्विरेट या तीन पुरुषों का शासन कहा जाता है। यह कोई आधिकारिक कानूनी गठबंधन नहीं था, यह एक निजी समझौता था, एक जेंटलमैन एग्रीमेंट था इन तीन शक्तिशाली लोगों के बीच। समझौता सीधा था। सीजर अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल करके कौंसल यानी रोम का सर्वोच्च पद बनेगा और फिर वो पोम्पी और क्रासस की मांगों को पूरा करने वाले कानून पास करवाएगा। बदले में पोम्पी अपनी सैन्य शक्ति से और क्रासस अपने पैसे से सीजर के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। ये एक बहुत ही चालाक और शक्तिशाली गठबंधन था। इन तीनों ने मिलकर सीनेट को दरकिनार करते हुए रोम पर अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। लोग उन्हें मजाक में तीन सिर वाला राक्षस कहने लगे थे। अपने कौंसल के साल के दौरान सीजर ने अपने वादे पूरे किए। उसने पोम्पी और क्रासस के लिए कानून पास करवाए और साथ ही उसने आम जनता के लिए भी भूमि सुधार जैसे लोकप्रिय कानून बनाए। लेकिन सीजर सिर्फ एक साल के लिए कौंसल बनकर खुश नहीं होने वाला था। वो जानता था कि जैसे ही उसका कार्यकाल खत्म होगा, उसके दुश्मन उसे अदालत में घसीटेंगे। उसे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ और चाहिए था। उसे एक सेना चाहिए थी और उसे प्रसिद्धि चाहिए थी, ऐसी प्रसिद्धि जो उसे पोम्पी से भी बड़ा हीरो बना दे। और उसने अपने ट्रायम्विरेट सहयोगियों की मदद से अपने लिए एक बहुत ही आकर्षक नियुक्ति हासिल की। उसे 5 साल के लिए गोल का गवर्नर बनाया गया। गोल यानी आज का फ्रांस, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड का इलाका उस समय एक बहुत ही अशांत और पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह नियुक्ति सीजर के जीवन का और रोम के इतिहास का सबसे प्रमुख मोड़ बनने वाली थी। सीजर अब रोम के राजनीतिक अखाड़े से दूर जा रहा था, एक ऐसी अनजानी दुनिया में जहां उसे अपनी किस्मत खुद बनानी थी। उसके दुश्मनों ने शायद राहत की सांस ली होगी कि चलो, ये सिरदर्द कुछ सालों के लिए तो दूर हुआ, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे एक लोमड़ी को नहीं, बल्कि एक भूखे शेर को एक विशाल शिकारगाह में भेज रहे थे। अगले 8 सालों में सीजर गोल में वो करने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो सिर्फ एक गवर्नर नहीं, बल्कि एक विजेता, एक महान सेनापति बनने वाला था, जिसकी वफादार सेना और जिसकी अविश्वसनीय जीतें उसे इतनी शक्ति दे देंगी कि पूरा रोम उसके सामने छोटा हो जाएगा। गोल की वो खूनी लड़ाइयां सिर्फ जमीन जीतने की लड़ाइयां नहीं थीं, वे सीजर के रोम पर अंतिम हमले की तैयारी थी। चैप्टर नंबर 4, गोल का विजेता। जब एक जनरल किंवदंती बन गया। जब सीजर 58 ईसा पूर्व में गोल पहुंचा, तो वो सिर्फ एक राजनेता था जिसके पास कुछ बहुत सैन्य अनुभव था। लेकिन अगले 8 सालों में
वो इतिहास के सबसे महान सैन्य कमांडरों में से एक के रूप में उभरने वाला था। गैलिक वॉर्स सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह सीजर की प्रतिभा, उसकी क्रूरता और उसकी असीम महत्वाकांक्षा का एक महाकाव्य था। गोल उस समय किसी एक देश का नाम नहीं था, यह सैकड़ों अलग अलग सेल्टिक कबीलों का एक विशाल क्षेत्र था जो लगातार आपस में लड़ते रहते थे। सीजर ने इन्हीं कबीलों की आपसी फूट का फायदा उठाया। उसकी रणनीति थी, फूट डालो और राज करो। वो एक कबीले का साथ देकर दूसरे को हराता और फिर अपने सहयोगी को भी अपने अधीन कर लेता। सीजर की सैन्य प्रतिभा के कई पहलू थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थी उसकी गति, जिसे लैटिन में सेलेरिटास कहते हैं। वो अपनी सेना को इतनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था कि उसके दुश्मन हमेशा हैरान रह जाते थे। जब उन्हें लगता था कि सीजर अभी 100 मील दूर है, तो वे उसे अपनी दीवारों के बाहर खड़ा पाते थे। इस गति ने उसे हमेशा अपने दुश्मनों पर एक मनोवैज्ञानिक बराहत दी। इसके अलावा वो एक बहुत ही साहसी और प्रेरणादायक लीडर था। वो युद्ध की योजना पीछे किसी तंबू में बैठकर नहीं बनाता था। वो अपनी सेना के साथ सबसे आगे की पंक्ति में लड़ता था। उसके सैनिक उसे अपनी आंखों के सामने खतरे का सामना करते हुए देखते थे और इससे उनका मनोबल आसमान पर पहुंच जाता था। वे अपने जनरल के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वे उसके लिए अपनी जान देने को तैयार थे। सीजर अपने सैनिकों का नाम जानता था। वो उनकी परवाह करता था और बदले में उसे उनकी अटूट वफादारी मिली। यह वही वफादारी थी जो आगे चलकर उसे रोम का मालिक बनाने वाली थी। इन 8 सालों में सीजर ने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी और जीती। उसने जर्मनिक कबीलों को राइन नदी के पार खदेड़ दिया। वो इतिहास का पहला रोमन जनरल बना जिसने अपनी सेना के साथ ब्रिटेन पर आक्रमण किया। लेकिन उसकी सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध जीत थी एलेसिया की घेराबंदी। यह सैन्य इतिहास के सबसे शानदार कारनामों में से एक है। 52 ईसा पूर्व में वर्सेनिंगेटोरिक्स नाम के एक बहुत ही करिश्माई गैलिक सरदार के नेतृत्व में लगभग सारे गैलिक कबीले सीजर के खिलाफ एकजुट हो गए थे। वर्सेनिंगेटोरिक्स और उसकी विशाल सेना ने खुद को एलेसिया नाम के एक बहुत ही मजबूत पहाड़ी किले में बंद कर लिया था। सीजर ने उस किले को घेर लिया, लेकिन फिर उसे खबर मिली कि गैलिक कबीलों की एक और उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी राहत सेना बाहर से उस पर हमला करने आ रही है। अब सीजर एक बहुत ही अजीब और खतरनाक स्थिति में था। वो बीच में फंस गया था। अंदर किले में एक दुश्मन सेना थी और बाहर से एक और दुश्मन सेना उस पर हमला करने आ रही थी। कोई भी और जनरल शायद वहां से पीछे हट जाता, लेकिन सीजर ने जो किया वो अविश्वसनीय था। उसने अपनी सेना को दोहरी किलेबंदी करने का आदेश दिया। उसने एक दीवार अंदर की ओर किले का सामना करने के लिए बनवाई ताकि वर्सेनिंगेटोरिक्स बाहर न निकल सके, और फिर उसने एक और उससे भी विशाल दीवार बाहर की ओर बनवाई ताकि वो बाहर से आने वाली राहत सेना को रोक सके। उसकी सेना अब 2 दीवारों के बीच में सैंडविच बन गई थी और उसे दोनों तरफ एक साथ लड़ना था। यह एक बहुत ही भीषण और खूनी युद्ध थी, लेकिन अंत में सीजर के बेहतर अनुशासन और उसकी शानदार इंजीनियरिंग की जीत हुई। अंदर की सेना ने भूख से तंग आकर आत्मसमर्पण कर दिया और बाहर की सेना को हराकर भगा दिया गया। एलेसिया की जीत ने गोल के प्रतिरोध को पूरी तरह से कुचल दिया। गोल अब रोम का एक प्रांत था, लेकिन सीजर सिर्फ एक विजेता ही नहीं था, वो एक बहुत ही चतुर प्रचारक भी था। गोल में अपने पूरे अभियान के दौरान वो लगातार अपनी जीतों की रिपोर्टें, अपनी कमेंट्रीज वापस रोम भेजता रहा। यह कोई साधारण सैन्य रिपोर्ट नहीं थी। यह बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही प्रभावशाली लैटिन गद्य में लिखी गई एक किताब थी जो आज भी लैटिन के छात्रों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन इसका असली मकसद था रोम की जनता के बीच अपनी एक हीरो की छवि बनाना। इन रिपोर्टों में सीजर ने खुद को एक महान अजेय नायक के रूप में प्रस्तुत किया जो रोम की शान के लिए बर्बर जंगली लोगों से लड़ रहा है। उसने अपनी जीतों को बढ़ा चढ़ाकर और अपनी क्रूरताओं को छुपाकर पेश किया। इसका नतीजा यह हुआ कि जब सीजर गोल में लड़ रहा था, तब भी उसका नाम रोम के हर घर में गूंज रहा था। वो एक जीवित किंवदंती बन चुका था। लेकिन रोम में उसके ट्रायम्विरेट के साथी क्रासस की एक युद्ध में मौत हो चुकी थी और उसका दूसरा साथी पोम्पी अब उसकी इस अधिक होती हुई प्रसिद्धि और शक्ति से बहुत ज्यादा जलने लगा था। गोल का विजेता अब अपने सबसे विशाल युद्ध की ओर जा रहा था, एक ऐसा युद्ध जो किसी विदेशी दुश्मन के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके अपने ही लोगों,
उसके अपने दोस्त के खिलाफ होने वाला था। चैप्टर नंबर 5। जब पासा फेंका गया। रूबिकॉन नदी को पार करना। जब सीजर गोल में अपनी प्रसिद्धि और शक्ति के शिखर पर था, रोम में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। ट्रायम्विरेट का तीसरा सदस्य क्रासस 53 ईसा पूर्व में पूरब में एक युद्ध में मारा गया था। अब रोम की सत्ता के अखाड़े में सिर्फ दो ही प्रमुख प्लेयर बचे थे, सीजर और पोम्पी, और वो पुराना गठबंधन अब एक गहरी प्रतिद्वंद्विता में बदल चुका था। पोम्पी, जो कभी सीजर का सहयोगी और दामाद था, अब उसकी अविश्वसनीय सफलताओं से घबराने लगा था। उसे डर था कि गोल का यह विजेता अपनी वफादार और अनुभवी सेना के साथ जब रोम वापस लौटेगा तो उसकी अपनी शक्ति और प्रसिद्धि फीकी हो जाएगी। इसलिए पोम्पी ने सीजर के पुराने दुश्मनों यानी सीनेट के रूढ़िवादी गुट के साथ हाथ मिला लिया। सीजर का गोल में गवर्नर का कार्यकाल अब समाप्त हो रहा था। कानून के अनुसार उसे अपनी सेना को भंग करना था और एक आम नागरिक के रूप में रोम वापस लौटना था ताकि वो कौंसिल के अगले चुनाव के लिए खड़ा हो सके। लेकिन सीजर जानता था कि यह एक जाल है। जैसे ही वो अपनी सेना को छोड़ेगा और एक आम नागरिक बनेगा, उसके दुश्मन पोम्पी और सीनेट उस पर भ्रष्टाचार और अवैध युद्ध छेड़ने के आरोप में मुकदमा चला देंगे और उसे बर्बाद कर देंगे। सीजर ने एक प्रस्ताव रखा कि उसे गोल में रहते हुए ही चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए ताकि वो एक पद से सीधे दूसरे पद पर जा सके और उस पर मुकदमा न चल पाए। लेकिन पोम्पी और सीनेट ने उसकी इस मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने सीजर को एक अल्टीमेटम भेजा, या तो अपनी सेना को भंग करो और रोम लौटो, या फिर तुम्हें रोम का दुश्मन घोषित कर दिया जाएगा। अब सीजर अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल चौराहे पर खड़ा था। उसके सामने दो ही रास्ते थे। पहला, वो सीनेट का आदेश मान ले, अपनी सेना को छोड़ दे और रोम लौटकर अपने राजनीतिक विनाश का सामना करे। यह आज्ञाकारिता का रास्ता था, लेकिन यह उसकी महत्वाकांक्षाओं का अंत भी था। दूसरा रास्ता था सीनेट के आदेश को मानने से इनकार कर देना, अपनी सेना के साथ इटली में प्रवेश करना और अपने ही देश के खिलाफ एक गृह युद्ध छेड़ देना। यह विद्रोह का रास्ता था, यह देशद्रोह का रास्ता था, लेकिन यह उसकी सत्ता और उसके सम्मान को बचाने का एकमात्र रास्ता भी था। यह एक बहुत ही भयानक फैसला था। जनवरी 49 ईसा पूर्व में सीजर अपनी 13वीं लीजन के साथ रूबिकॉन नदी के किनारे पहुंचा। यह एक छोटी सी नदी थी, लेकिन यह सिर्फ एक नदी नहीं थी, यह एक प्रतीक थी। यह गोल प्रांत और इटली के बीच की कानूनी सीमा थी। किसी भी रोमन जनरल के लिए अपनी सेना के साथ इस नदी को पार करके इटली में घुसना कानून के खिलाफ था। यह सीधे सीधे रोम के खिलाफ युद्ध का ऐलान था। सीजर कई घंटों तक नदी के किनारे खड़ा सोचता रहा। वो अपने फैसले के भयानक परिणामों को जानता था। यह एक ऐसा कदम था जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसके दोस्त और उसके सैनिक सब सांस रोके हुए अपने जनरल के फैसले का इंतजार कर रहे थे। और फिर उस ऐतिहासिक क्षण में सीजर ने अपना मन बना लिया। उसने अपनी सेना को नदी पार करने का आदेश दिया और कहा जाता है कि उस समय उसने वो प्रसिद्ध शब्द कहे, आलिया याक्ता एस्त, जिसका मतलब है पासा अब फेंका जा चुका है। इसका मतलब था कि अब फैसला हो चुका है, अब जो होगा देखा जाएगा, अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। रूबिकॉन को पार करना सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक प्रतीकात्मक कार्य था। यह इस बात का ऐलान था कि सीजर अब रोम के पुराने नियमों से बंधा हुआ नहीं है। वो अब अपनी किस्मत खुद लिखने जा रहा था, और अगर इसके लिए उसे पूरे गणतंत्र को भी दांव पर लगाना हो तो वो इसके लिए तैयार था। जैसे ही यह खबर रोम पहुंची, पूरे शहर में दहशत फैल गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सीजर इतनी जल्दी और इतनी निर्णायकता से यह कदम उठाएगा। पोम्पी और सीनेट के सदस्य घबरा गए। उन्हें अपनी सेना को इकट्ठा करने का समय ही नहीं मिला। उन्होंने रोम को खाली करने और दक्षिण की ओर भागने का फैसला किया ताकि वे ग्रीस जाकर एक नई सेना खड़ी कर सकें। सीजर ने बिना किसी बड़ी युद्ध के ही इटली पर कब्जा कर लिया था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली युद्ध तो अभी बाकी थी। दुनिया के दो सबसे महान रोमन जनरल सीजर और पोम्पी अब एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और यह युद्ध पूरे रोमन साम्राज्य की धरती पर स्पेन से लेकर मिस्र तक लड़ी जाने वाली थी। चैप्टर नंबर 6। जब दो शेर टकराए, गृह युद्ध और एक रानी का आगमन। रूबिकॉन नदी को पार करने के बाद सीजर अब आधिकारिक तौर पर रोम का दुश्मन था, लेकिन इटली की जनता की नजरों में
वो एक हीरो था जो भ्रष्ट सीनेट के खिलाफ खड़ा हुआ था। उसने बहुत ही चतुराई से खुद को एक विद्रोही के रूप में नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। उसकी गति ने एक बार फिर उसके दुश्मनों को चौंका दिया था। पोम्पी और सीनेट के ज्यादातर सदस्य इटली से भागकर ग्रीस चले गए थे, ताकि वे अपनी विशाल सेनाओं को इकट्ठा कर सकें। सीजर जानता था कि जब तक पोम्पी जिंदा है, तब तक यह युद्ध खत्म नहीं होगा। पोम्पी की असली ताकत स्पेन में तैनात उसकी अनुभवी सेनाओं में थी। इसलिए ग्रीस में पोम्पी का पीछा करने से पहले सीजर ने एक और साहसिक और अप्रत्याशित कदम उठाया। उसने अपनी सेना को पश्चिम की ओर स्पेन की तरफ घुमा दिया। सिर्फ 27 दिनों के एक बहुत ही तेज अभियान में उसने स्पेन में पोम्पी की पूरी सेना को बिना किसी बड़ी युद्ध के ही आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो कितना तेज और कितना चतुर था। अब जब उसका पश्चिमी मोर्चा सुरक्षित हो गया था, तो सीजर पोम्पी का सामना करने के लिए ग्रीस की ओर गया। यह गृह युद्ध का सबसे निर्णायक चरण था। पोम्पी के पास सीजर से कहीं ज्यादा विशाल सेना और एक बहुत ही मजबूत नौसेना थी। शुरुआती कुछ झड़पों में पोम्पी को सफलता भी मिली, लेकिन सीजर पीछे नहीं हटा। अंततः 48 ईसा पूर्व में ठिसली के मैदानों में फारसेलस नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच अंतिम और निर्णायक युद्ध हुई। पोम्पी की सेना सीजर की सेना से लगभग दोगुनी थी। पोम्पी अपनी जीत को लेकर इतना निश्चित था कि उसने अपने तंबू में एक भव्य दावत की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन उसने एक बार फिर सीजर की सैन्य प्रतिभा को कम आंका। सीजर जानता था कि पोम्पी अपनी मजबूत घुड़सवार सेना का इस्तेमाल करके उसे घेरने की कोशिश करेगा। इसीलिए उसने अपनी तीसरी पंक्ति के कुछ सबसे अच्छे सैनिकों को छिपाकर एक चौथी आरक्षित पंक्ति बना रखी थी और उन्हें खास निर्देश दिए थे कि वे दुश्मन के घोड़ों पर नहीं, बल्कि सीधे घुड़सवारों के चेहरों पर अपने भालों से हमला करें। युद्ध शुरू हुई। जैसा कि सीजर ने सोचा था, पोम्पी की घुड़सवार सेना ने हमला किया, लेकिन जब उनका सामना सीजर के छिपे हुए सैनिकों के भालों से हुआ, जो सीधे उनके चेहरों की ओर आ रहे थे, तो वे घबरा गए और पीछे हट गए। यह युद्ध का निर्णायक घुमाव था। अब सीजर की सेना ने पोम्पी की कमजोर हो चुकी पैदल सेना पर चौतरफा हमला कर दिया। पोम्पी की विशाल सेना में भगदड़ मच गई। जब पोम्पी ने देखा कि वो हार रहा है, तो वो भी डेरियस की तरह अपने सैनिकों को छोड़कर भेष बदलकर युद्ध के मैदान से भाग गया। यह सीजर के लिए एक संपूर्ण जीत थी। उसने अपने से दोगुनी विशाल सेना को अपनी बेहतर रणनीति और अपने अनुभवी सैनिकों के दम पर कुचल दिया था। पोम्पी अपनी जान बचाने के लिए मिस्र भागा। उस समय मिस्र पर एक बहुत ही युवा फेरो टोलेमी 13वें का शासन था, जो अपनी बड़ी बहन क्लियोपेट्रा के साथ सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा था। टोलेमी के सलाहकारों ने सोचा कि अगर वे पोम्पी को मारकर उसका सिर सीजर को उपहार में देंगे, तो सीजर खुश होगा और उनका समर्थन करेगा। यह एक बहुत अहम राजनीतिक भूल थी। जब सीजर पोम्पी का पीछा करते हुए मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर पहुंचा और उसे पोम्पी का कटा हुआ सिर दिखाया गया, तो वो खुश होने की बजाय रो पड़ा। पोम्पी उसका दुश्मन था, लेकिन वो एक महान रोमन और कभी उसका दोस्त और दामाद भी था। सीजर को उसका इस तरह का अपमानजनक अंत पसंद नहीं आया। अब सीजर मिस्र की राजनीति में उलझ गया। वो वहां एक जज की तरह काम करने लगा। इसी दौरान युवा और अपदस्थ रानी क्लियोपेट्रा, जो उस समय शहर से बाहर निकाल दी गई थी, ने एक बहुत ही साहसिक और नाटकीय चाल चली। वो जानती थी कि वो सीधे सीजर के महल में नहीं पहुंच सकती। इसीलिए किंवदंती के अनुसार उसने खुद को एक कालीन में लपेटवाया और उसे एक उपहार के रूप में सीजर के कमरे तक पहुंचाया। जब वो कालीन सीजर के सामने खोला गया, तो उसमें से वो खूबसूरत और बुद्धिमान युवती निकली। सीजर उसकी इस हिम्मत और उसकी बुद्धिमत्ता से तुरंत प्रभावित हो गया। उसने क्लियोपेट्रा का पक्ष लेने का फैसला किया। यह सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन की शुरुआत नहीं थी, यह इतिहास के सबसे प्रसिद्ध प्रेम संबंधों में से एक की भी शुरुआत थी। सीजर और क्लियोपेट्रा के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया और उनका एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम सीजेरियन रखा गया। मिस्र में अपने दुश्मनों को हराने और क्लियोपेट्रा को मिस्र की रानी बनाने के बाद सीजर रोम की ओर वापस लौटा। अब वो पूरे रोमन दुनिया का निर्विवाद मालिक था, लेकिन एक मालिक के रूप में वो रोम के साथ क्या करने वाला था। चैप्टर नंबर 7, जब सीजर रोम का भाग्य विधाता बना। तानाशाह और उसके सुधार।
45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर रोम वापस लौटा। अब उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा था। वो अब सिर्फ एक जनरल या एक राजनेता नहीं था। वो पूरे रोमन गणराज्य का एकमात्र और निर्विवाद स्वामी था। सीनेट, जो कभी उसकी दुश्मन थी, अब डर के मारे उसके कदमों में बिछी हुई थी। उन्होंने सीजर पर सम्मानों और उपाधियों की ऐसी बारिश कर दी जैसी रोम के इतिहास में पहले कभी किसी पर नहीं हुई थी। उसे राष्ट्रपिता कहा गया। उसके नाम पर एक महीने का नाम यानी जुलाई रखा गया और अंततः उसे डिक्टेटर परपेटुओ यानी जीवन भर के लिए तानाशाह घोषित कर दिया गया। यह एक अभूतपूर्व उपाधि थी। इसने गणतंत्र के उस दिखावे को भी खत्म कर दिया जो अभी तक बचा हुआ था और यह स्पष्ट कर दिया कि रोम पर अब सिर्फ एक ही व्यक्ति का शासन है। लेकिन सीजर सिर्फ सत्ता के नशे में चूर एक तानाशाह नहीं बनना चाहता था। उसके पास रोम के लिए एक दृष्टि थी, एक विजन था। उसने उन गृह युद्धों को बहुत करीब से देखा था जिन्होंने गणतंत्र को खोखला कर दिया था और वो इस खराब हुई व्यवस्था को सुधारना चाहता था। एक तानाशाह के रूप में उसके पास अपनी योजनाओं को लागू करने की पूरी शक्ति थी और उसने बहुत ही तेजी से सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। उसका पहला काम था रोम में व्यवस्था और स्थिरता को बहाल करना। उसने उन गिरोहों पर प्रतिबंध लगा दिया जो सड़कों पर हिंसा फैलाते थे और उसने अपराध को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून बनाए। उसके सुधारों का एक बहुत प्रमुख हिस्सा आम लोगों और गरीबों की भलाई के लिए था। वो हमेशा से ही पॉपुलरिस यानी जनता का नेता रहा था। उसने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं जैसे कि नए मंदिर, नई सड़कें और एक नई सीनेट बिल्डिंग का निर्माण शुरू किया। इससे न सिर्फ रोम और भी सुंदर बना, बल्कि शहर के हजारों बेरोजगार लोगों को काम भी मिला। उसने कर्ज में डूबे लोगों को राहत देने के लिए कानून बनाए और उसका सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार था भूमि सुधार। उसने अपनी सेना के हजारों सेवानिवृत्त सैनिकों और रोम की गरीब शहरी आबादी के लगभग 80,000 लोगों को इटली के बाहर साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में बसाई गई नई कॉलोनियों में जमीनें दी ताकि वे एक नया और सम्मानजनक जीवन शुरू कर सकें। यह एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा कदम था जिसने रोम की भीड़ भाड़ को भी कम किया और साम्राज्य के प्रति लोगों की वफादारी को भी अधिक किया। सीजर का सबसे स्थायी और शायद सबसे प्रसिद्ध सुधार था रोमन कैलेंडर का सुधार। उस समय का रोमन कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित था और इतना गड़बड़ हो चुका था कि वो मौसमों से लगभग 3 महीने आगे पीछे चल रहा था। सीजर, जिसे मिस्र में खगोल विज्ञान की उन्नत जानकारी मिली थी, ने फैसला किया कि वो एक नया, ज्यादा वैज्ञानिक कैलेंडर बनाएगा। उसने उस समय के सबसे अच्छे खगोलविदों की मदद से एक सौर कैलेंडर बनाया जिसमें 365 दिन और हर 4 साल में एक लीप वर्ष होता था। यही जूलियन कैलेंडर है जो कुछ बहुत संशोधनों के साथ आज भी हम पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। यह दिखाता है कि सीजर सिर्फ एक सैनिक या एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही दूरदर्शी और व्यावहारिक प्रशासक भी था। सीजर साम्राज्य के प्रशासन में भी सुधार लाना चाहता था। उसने प्रांतों के गवर्नरों पर लगाम कसी जो अक्सर बहुत भ्रष्ट होते थे और अपनी प्रजा का शोषण करते थे। उसने टैक्स वसूलने की व्यवस्था को और भी न्यायपूर्ण बनाया और उसने रोम की नागरिकता का भी विस्तार किया और इटली से बाहर रहने वाले कई योग्य लोगों को भी रोमन नागरिक बनाया। उसका विजन एक ऐसे साम्राज्य का था जो सिर्फ रोम शहर द्वारा शासित न हो, बल्कि एक ऐसा एकीकृत साम्राज्य हो जिसमें सभी प्रांतों के लोगों की भागीदारी हो। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि सीजर रोम को एक बेहतर, एक ज्यादा स्थिर और एक ज्यादा न्यायपूर्ण जगह बना रहा था। लेकिन उसकी अधिक होती हुई शक्ति, उसकी उपाधियां और उसका शाही अंदाज रोम के पुराने गणतंत्रवादियों की आंखों में बहुत बुरी तरह से चुभ रहा था। उन्हें लगने लगा था कि सीजर सिर्फ एक तानाशाह बनकर नहीं रहना चाहता, वो एक राजा बनना चाहता है और रोम के लिए राजा शब्द से ज्यादा घृणित कोई और शब्द नहीं था। सीजर के खिलाफ अंधेरे कोनों में एक बहुत ही खतरनाक साजिश जन्म ले रही थी। चैप्टर नंबर 8, तुम भी ब्रूट्स, आइड्स ऑफ मार्च और एक युग का अंत। जूलियस सीजर अपनी शक्ति के चरम पर था। वो रोम का भाग्य विधाता बन चुका था। उसकी मूर्तियां देवताओं के बगल में लगाई जा रही थीं और कुछ लोग तो उसे एक जीवित देवता की तरह पूजने भी लगे थे। वो अक्सर बैंगनी रंग का टोगा पहनता था जो पुराने रोमन राजाओं का प्रतीक था। यह सब कुछ उन पुराने विचारों वाले सीनेटरों के लिए असहनीय होता जा रहा था
जो 500 साल पुराने रोमन गणतंत्र के आदर्शों में विश्वास करते थे। उनके लिए गणतंत्र का मतलब था कि कोई भी एक व्यक्ति इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वो दूसरों पर अपनी मनमानी कर सके। उन्हें डर लगने लगा था कि सीजर का अगला कदम खुद को राजा घोषित करना होगा, और यह एक ऐसा अपराध था जिसके लिए रोमन परंपरा में सिर्फ एक ही सजा थी, मौत। इसी डर और शक के माहौल में लगभग 60 सीनेटरों ने मिलकर सीजर की हत्या करने की एक गुप्त साजिश रची। इस साजिश के नेता दो व्यक्ति थे। पहला था गयस कैसियस लॉन्गिन्स, एक कट्टर गणतंत्रवादी जो सीजर की अधिक होती हुई शक्ति से नफरत करता था, और दूसरा और सबसे प्रसिद्ध मार्कस जूनियस ब्रूट्स। ब्रूट्स की कहानी बहुत ही दुखद और जटिल है। वो एक बहुत ही सम्मानित और आदर्शवादी युवक था, और उसका परिवार उस ब्रूट्स का वंशज होने का दावा करता था जिसने सदियों पहले रोम के आखिरी राजा को उखाड़ फेंका था और गणतंत्र की स्थापना की थी। ब्रूट्स सीजर को व्यक्तिगत रूप से पसंद करता था, यहां तक कि सीजर भी उसे एक बेटे की तरह मानता था, और उसने गृहयुद्ध में उसे माफ भी कर दिया था। लेकिन ब्रूट्स अपने आदर्शों और अपनी दोस्ती के बीच फंस गया था। कैसियस और दूसरे साजिशकर्ताओं ने उसे यह विश्वास दिलाया कि रोम की आजादी को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों की विरासत को बचाने के लिए सीजर को मारना उसका एक पवित्र कर्तव्य है। ब्रूट्स अंततः इस दर्दनाक फैसले के लिए तैयार हो गया। साजिशकर्ताओं ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए 15 मार्च 44 ईसा पूर्व का दिन चुना, जिसे रोमन कैलेंडर में आइड्स ऑफ मार्च कहा जाता था। उस दिन सीनेट की एक बैठक पोम्पी के थिएटर में होने वाली थी। सीजर को उस दिन कई बुरे शकुन हुए थे। उसकी पत्नी कैल्पर्निया ने एक बहुत ही डरावना सपना देखा था, और उसने सीजर से उस दिन घर पर ही रहने की विनती की थी। एक भविष्य वक्ता ने भी उसे महीनों पहले ही आइड्स ऑफ मार्च से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। लेकिन सीजर इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर टाल देता था। जब वो सीनेट की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे वही भविष्यवक्ता मिला। सीजर ने मजाक में उससे कहा, देखो, आइड्स ऑफ मार्च तो आ गया और मैं अभी भी जिंदा हूं। भविष्यवक्ता ने शांति से जवाब दिया, हाँ सीजर, वो आ तो गया है, लेकिन अभी गुजरा नहीं है। जब सीजर सीनेट हॉल में अपनी कुर्सी पर बैठा तो साजिशकर्ता अपने टोगा में खंजर छिपाए हुए उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, मानो वे उससे कोई अनुरोध करना चाहते हों। और फिर एक संकेत मिलते ही उन्होंने अपने खंजर निकाल लिए और सीजर पर हमला कर दिया। यह एक बहुत ही क्रूर और अराजक हमला था। हर कोई उसे मारना चाहता था, यह दिखाने के लिए कि यह सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। सीजर ने शुरू में कुछ विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपने हमलावरों के बीच अपने दोस्त, अपने बेटे जैसे ब्रूट्स का चेहरा देखा तो उसकी हिम्मत टूट गई। रोमन इतिहासकार सुएटोनियस के अनुसार अपने अंतिम क्षणों में जब ब्रूट्स ने उस पर खंजर से वार किया तो सीजर ने टूटे हुए दिल से सिर्फ इतना कहा, काई सू टेक्नन, जिसका ग्रीक में मतलब है तुम भी मेरे बच्चे। विलियम शेक्सपियर ने बाद में इसी को अपनी प्रसिद्ध लाइन एट टू ब्रूट, यानी तुम भी ब्रूट्स, का रूप दिया। और यह कहकर सीजर ने अपना चेहरा अपने टोगा से ढक लिया और अपने ही दोस्त के धोखे के सामने पोम्पी की मूर्ति के चरणों में गिर गया। उसके शरीर पर 23 घाव थे। रोम का वो महान विजेता मर चुका था। साजिशकर्ताओं को लगा था कि उन्होंने रोम को आजाद करा दिया है। वे खून से सने खंजर लहराते हुए सड़कों पर भागे और चिल्लाए, गणतंत्र फिर से जिंदा है। उन्हें उम्मीद थी कि रोम की जनता उनका हीरो की तरह स्वागत करेगी, लेकिन वे बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। उन्होंने सीजर के शरीर को तो मार दिया था, लेकिन वे सीजर के विचार को, उसकी विरासत को और रोम की जनता के दिलों में उसके लिए जो प्यार था उसे नहीं मार सके थे। सीजर की मौत ने गणतंत्र को बचाया नहीं, बल्कि उसने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसकी मौत ने एक ऐसे गृह युद्ध की आग लगा दी जो गणतंत्र के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली थी। और इस आग की राख से एक नया रोम, एक साम्राज्य और एक नया सीजर पैदा होने वाला था। चैप्टर नंबर 9, जब एक नाम एक उपाधि बन गया, सीजर की विरासत और साम्राज्य का जन्म। ब्रूट्स और उसके साथियों ने सोचा था कि सीजर की मौत के बाद रोम का पुराना गणतंत्र फिर से बहाल हो जाएगा और सीनेट फिर से सर्वोच्च हो जाएगी। लेकिन उन्होंने रोम की जनता के मूड को और सीजर की लोकप्रियता की गहराई को समझने में बहुत बड़ी गलती की। जब रोम के लोगों ने अपने हीरो की हत्या की खबर सुनी तो वे खुश होने की बजाय गुस्से और दुख से भर गए।
सीजर के अंतिम संस्कार के समय उसके वफादार दोस्त और सहयोगी मार्क एंटनी ने एक बहुत ही भावुक और शक्तिशाली भाषण दिया। उसने सीजर के खून से सने टोगा को जनता को दिखाया और उसकी वसीयत को पढ़कर सुनाया, जिसमें सीजर ने अपनी विशाल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा रोम के हर नागरिक को देने का वादा किया था। यह सुनकर जनता का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट गया। वे एक पागल भीड़ की तरह साजिशकर्ताओं के घरों पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। ब्रूटस और कैसियस को अपनी जान बचाने के लिए रोम से भागना हुआ। गणतंत्र को बचाने का उनका सपना एक भयानक दुःस्वप्न में बदल चुका था। सीजर की मौत ने रोम को एक और पहले से भी ज्यादा क्रूर गृह युद्धों के दौर में धकेल दिया। लेकिन इस अराजकता के बीच एक नया और अप्रत्याशित प्लेयर सामने आया। सीजर की वसीयत में उसने किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, और वो मार्क एंटनी नहीं था। वो था एक 18 साल का युवक, गैस ऑक्टेवियन, जो सीजर का पोता भांजा था। सीजर ने अपनी वसीयत में उसे गोद लिया था और उसे अपनी संपत्ति और सबसे महत्वपूर्ण अपने नाम का वारिस बनाया था। कोई भी इस युवक को गंभीरता से नहीं ले रहा था। वो बीमार और अनुभवहीन लगता था, लेकिन उसके अंदर अपने परनाना जूलियस सीजर की ही तरह एक बहुत ही ठंडा, गणनात्मक और क्रूर दिमाग था। ऑक्टेवियन रोम आया और उसने बहुत ही चतुराई से अपने पिता के नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो खुद को सीजर का पुत्र कहने लगा और सीजर की वफादार सेनाओं का समर्थन हासिल करने लगा। अगले कुछ सालों तक रोम की सत्ता के लिए एक जटिल और खूनी त्रिकोणीय संघर्ष चलता रहा। ऑक्टेवियन, मार्क एंटनी और सीजर के हथियारों, ब्रूट्स और कैसियस के बीच। पहले ऑक्टेवियन और एंटनी ने मिलकर फिलिप्पी की युद्ध में ब्रूट्स और कैसियस की सेनाओं को हराया और उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। गणतंत्र को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। फिर ऑक्टेवियन और एंटनी ने साम्राज्य को आपस में बांट लिया। ऑक्टेवियन ने पश्चिम को संभाला और एंटनी ने पूरब को। लेकिन यह शांति भी अस्थायी थी। एंटनी मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा के प्रेम में हो गया और रोम में ऑक्टेवियन ने इस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया कि एंटनी एक विदेशी रानी के हाथों की कठपुतली बन गया है और वो रोम का दुश्मन है। अंतिम टकराव 31 ईसा पूर्व में एक्टियम की नौसैनिक युद्ध में हुआ। इस युद्ध में ऑक्टेवियन की सेना ने एंटनी और क्लियोपेट्रा की संयुक्त सेनाओं को निर्णायक रूप से हरा दिया। एंटनी और क्लियोपेट्रा मिस्र भाग गए और जब ऑक्टेवियन की सेना उनके पीछे पहुंची तो उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। अब सीजर की मौत के 13 साल बाद रोम की सत्ता के अखाड़े में सिर्फ एक ही विजेता बचा था, और वो था ऑक्टेवियन। उसने अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया था। उसने गृह युद्धों के उस लंबे और थका देने वाले दौर को समाप्त कर दिया था और रोम में शांति बहाल की थी। एक कृतज्ञ सीनेट ने उसे ऑगस्टस यानी दिव्य या सम्मानित की उपाधि दी। ऑगस्टस ने गणतंत्र को बहाल करने का नाटक तो किया, लेकिन असल में उसने सारी शक्तियां अपने ही हाथों में केंद्रित कर ली थीं। वो रोम का पहला आधिकारिक सम्राट बन गया। 500 साल पुराना रोमन गणतंत्र मर चुका था और जूलियस सीजर का अधूरा काम उसके ही गोद लिए हुए बेटे ने पूरा कर दिया था। रोमन साम्राज्य, जिसकी नींव सीजर ने रखी थी, अब पैदा हो चुका था। सीजर की विरासत सिर्फ साम्राज्य की स्थापना तक ही सीमित नहीं थी। उसका अपना नाम सीजर ही सम्राट का पर्याय बन गया। उसके बाद के सभी रोमन सम्राटों ने सीजर को अपनी एक उपाधि के रूप में अपनाया, और यह विरासत इतनी शक्तिशाली थी कि लगभग 2000 साल बाद भी जर्मनी के शासक खुद को कैसर और रूस के शासक खुद को झार कहते थे। ये दोनों ही शब्द सीजर से ही निकले हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विरासत क्या थी? चैप्टर नंबर 10, सीजर की परछाई। इतिहास का वो नायक या खलनायक। अब हम अपनी इस महागाथा के अंत पर हैं। हमने जूलियस सीजर के जीवन के हर उतार चढ़ाव को देखा, एक भगोरे किशोर से लेकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बनने तक का उसका सफर। तो अंत में हम सीजर को कैसे याद रखें? क्या वो एक महान नायक था जिसने एक भ्रष्ट और मरते हुए गणतंत्र को खत्म करके एक स्थिर और स्थायी साम्राज्य की नींव रखी? या वो एक क्रूर, सत्ता का भूखा तानाशाह था जिसने अपने ही देश की आजादी को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वेदी पर कुर्बान कर दिया? सच्चाई यह है कि वो शायद दोनों ही था, और यही चीज उसे इतिहास का इतना आकर्षक और इतना जटिल चरित्र बनाती है। एक नायक के रूप में सीजर में वे सभी गुण थे
जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। वो असाधारण रूप से साहसी था। वो एक सैन्य जीनियस था। वो अपने दोस्तों के प्रति वफादार था और वो अपने दुश्मनों के प्रति भी अक्सर उदारता दिखाता था। वो एक दूरदर्शी सुधारक था जिसने रोम की कई समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की। वो आम जनता के बीच बेहद लोकप्रिय था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उनके हितों के लिए लड़ रहा है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक अकेला व्यक्ति अपनी प्रतिभा और अपने अटूट संकल्प के बल पर इतिहास की धारा को घुमा सकता है। वो हमें बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने के लिए जोखिम उठाने की प्रेरणा देता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। एक खलनायक के रूप में सीजर असीम रूप से महत्वाकांक्षी था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए नियमों को तोड़ा, कानूनों की अवहेलना की और अंततः अपने ही देश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसमें लाखों रोमन मारे गए। गोल में उसकी जीतें शानदार थीं, लेकिन वे बहुत ही क्रूर और खूनी भी थीं। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि उसने गोल में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को मार डाला था और 10 लाख लोगों को गुलाम बनाया था। उसने गणतंत्र की संस्थाओं को कमजोर किया और सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली, जिससे तानाशाही का रास्ता खुल गया। उसकी कहानी हमें अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में एक चेतावनी भी देती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे सत्ता इंसान को भ्रष्ट कर सकती है और कैसे महानता और अत्याचार के बीच की रेखा बहुत ही धुंधली हो सकती है। सीजर की सबसे मुख्य और सबसे स्थायी विरासत है रोमन साम्राज्य का जन्म। उसके हथियारों ने गणतंत्र को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वे यह समझने में असफल रहे कि गणतंत्र पहले ही मर चुका था। वो अंदर से इतना खोखला हो चुका था कि वो अब इतने विशाल साम्राज्य का बोझ नहीं संभाल सकता था। सीजर ने बस उसे एक आखिरी धक्का दिया और उसकी जगह पर जो साम्राज्य बना, उसने अगले 500 सालों तक पश्चिमी दुनिया में शांति, स्थिरता और कानून का शासन स्थापित किया, जिसे पैक्स रोमाना कहा जाता है। हम पसंद करें या ना करें, लेकिन सीजर ने उस दुनिया की नींव रखी जिससे आधुनिक यूरोप का जन्म हुआ। अंत में जूलियस सीजर की कहानी हमें हमारे अपने नेतृत्व और समाज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हम अपने नेताओं में क्या गुण चाहते हैं? क्या हम एक मजबूत निर्णायक नेता चाहते हैं जो व्यवस्था ला सके, भले ही उसे कुछ नियमों को तोड़ना हो? या हम एक ऐसा नेता चाहते हैं जो हमेशा नियमों और प्रक्रियाओं का सम्मान करे, भले ही वो कम प्रभावी क्यों ना हो? यह लोकतंत्र और तानाशाही, स्वतंत्रता और व्यवस्था के बीच की एक अंतहीन बहस है और जूलियस सीजर इसी बहस के केंद्र में खड़ा है। वो एक आईना है जिसमें हम अपनी ही राजनीतिक इच्छाओं और डरों को देख सकते हैं। वो एक किंवदंती है, एक पहेली है, एक ऐसा इंसान है जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और जिसे हम शायद कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, साहस और दूरदृष्टि पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है और कैसे महानता और खतरे के बीच की रेखा बहुत ही धुंधली हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, कैसे नेतृत्व के गुणों को समझें, कैसे जोखिम उठाएं और कैसे सफलता और सत्ता की जटिलताओं को नेविगेट करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपनी किस्मत खुद लिखने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं।
आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।